अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल से महिलाओं के शरीर पर क्या असर हो सकता है, क्या हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स और किस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आगे चलकर कुछ एक प्रॉब्लम्स को भी जन्म देते हैं, और इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक, कितना डेंजरस हो सकता है आगे चलकर, या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में भी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बारे में पूरी बात करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विभा, कई बार अगर हम यंग जनरेशन के लोगों की बात करें तो विमेन इतना ख्याल नहीं करती हैं कि आगे चलकर लेटर ऑन स्टेजेस में क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर क्या खतरा हो सकता है इसका, लेकिन लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल हम देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। सबसे पहले जानना चाहूँगी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितनी तरह के होते हैं? देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज़रूरी हैं इंडिया में इसलिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा Right. है एंड वी नीड टू कंट्रोल दैट। और हेल्दी मैनर में हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म डिले करना चाहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी तो आप पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको IUCD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम आम भाषा में कॉपर्टी या मल्टीलोड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल्स के कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो पहले किसी तरह के कुछ जेल आते थे जो टेम्परेरी आप वेजाइनल उसमें रख सकते हैं, जिससे आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। जी। तो डिपेंड करता है कि आपकी शारीरिक ज़रूरत क्या है और आपकी शारीरिक कंडीशन क्या है। अगर आप किसी चीज़ के लिए फिट नहीं हैं, सपोज अगर आपके हार्मोन्स ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं और आपके साइकिल्स में दिक्कत है, तो अगर आप फिर अगेन हार्मोनल टैबलेट्स लेते हैं तो शायद आपके लिए वो ठीक नहीं रह सकता है। इसी तरह से अगर आपके यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या बार बार आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, या आपके 2-3 बच्चे सिजेरियन एटलीस्ट 2 हो चुके हैं, तब आप इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस है वो आपके लिए फिर सेफ थोड़ी नहीं रहती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म गैप देने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को थोड़े टाइम तक यूज़ करना बहुत ठीक रहता है, लेकिन लंबे समय तक या बहुत सालों के लिए इनका इस्तेमाल करना बहुत एडवाइजेबल नहीं है। उसके लिए आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ सोचना चाहिए, ताकि इस तरीके के शारीरिक नुकसान भी नहीं हो और आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बची रह सकें। दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म यूज सही होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जैसे कि डॉक्टर विभा ने वेरी राइटली एक्सप्लेन किया, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में इसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अभी बात करेंगे एक कॉलर के साथ। हेलो, आशा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी आशा। हाँ जी, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ना 8 महीने पहले आपसे बात की थी, मेरा ना फाइब्रॉइड हो गया था यूट्रस पे, तो मेरे को यही परेशानी हो रही है, तो अब मैंने रिमूव भी करा लिया उसके बाद। तो आपने कहा था ना कि मैंने बोला DNC मैंने करवाई, आपने बोला भी चलो ये दवाई खा लो, अब ठीक खा रहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब फिर उसके बाद फिर वो ऐसा ही वो हो गया, फाइब्रॉइड हो गया उसके बाद दोबारा से। ओके, यूट्रस में अगेन फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, बताइए। फिर मैंने यूट्रस भी ओवरी वगैरह सब डॉक्टर अभी 40s में करवाया मैंने ऑपरेट। तो अब मेरा थोड़ा मतलब बड़ा चिड़चिड़ापन आ रही है, मतलब महीना हो गया मेरे को करवाया ये आपका ऑपरेशन। उम्र कितनी है आपकी? 60 साल डॉक्टर साहब। 60 इयर्स की है। इन्होंने कहा कि अभी फ्रस्ट्रेशन जैसा महसूस नेचुरली होता है ऐसा इन्हें। होता है, एक तो साइकोलॉजिकल ऐसा होता है, और दूसरा ये है कि जब आपके सारे ऑर्गन्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो जब बॉडी से निकल जाते हैं तो इस तरीके की जो नेचर में इरिटेशन होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसके साथ सेटल होने में। थोड़े टाइम के लिए आप इंदुकांतम कषायम लें 3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले, और सिर्फ अश्वगंधा अरिष्टम लें 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। आपकी एंग्जाइटी भी चली जाएगी, और जो हार्मोन्स के बिल्कुल सीज होने की वजह से, क्योंकि ओवरीज भी निकल गई हैं और आपके यूट्रस भी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकल गया है, तो उस वजह से जितने भी बॉडी में चेंजेस आए हैं बॉडी को उनके साथ अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए और अश्वगंधा अरिष्टम का सेवन करें 5 चम्मच सुबह शाम, और ऐसी डाइट लें जो आपके लिए डाइजेस्टिव हो और आपकी बॉडी उसको अच्छे से पचा सके और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें, थोड़े टाइम में बिल्कुल बॉडी सेटल हो जाएगी। चलिए, तो अपने खाने पीने पर आपको खास तौर से ख्याल रखना होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अगर होती है तो ऐसा भी कुछ खाना होता है जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन से भी दूर करता है। अभी बात करेंगे कॉलर के साथ। मीनाक्षी हमारे साथ वो लाइन पर है। जी मीनाक्षी। मैम गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून मीनाक्षी, बताइए। मैम मेरा 5 साल का बेबी है। तो मैम जब वो 1 ईयर का था तो मेरे को एक बेबी बॉर्न हुई थी, लेकिन मैम वो एक्सपायर हो गई थी 8 दिन के अंदर अंदर जी। और अब मैम मेरे को ना 5-6 अबॉर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन मतलब मेरे को रहता नहीं है, 2-3 मंथ में मिसकैरेज हो जाता है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है मैम यूट्रस में, और थायराइड भी है मेरे को।
ओके, क्या कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए? देखिए, पहले तो आपकी रिपोर्ट्स देखने बहुत ज़रूरी हैं कि आपने अपने टॉर्च टेस्ट कराए हैं और उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन है तो पहले उसकी दवा लेने की ज़रूरत है। और जो बार बार रिकरेंट आपके अबॉर्शंस हो रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले अपना ट्रीटमेंट कराएं, यूट्रस को हेल्दी बनाएं, ताकि जब आप कंसीव करती हैं तो यूट्रस में फीटस टिका रह सके और उसकी जो ग्रोथ नॉर्मली होनी चाहिए वो हो। क्या रीज़न रहते हैं आपके बार बार एबॉर्शंस होने के, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेटल करना बहुत मुश्किल है। पहले आप अपना टॉर्च टेस्ट कराएं, आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करें। अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो क्या आपने हर एबॉर्शन के बाद एंटी-डी इंजेक्शन लगवाया है, इसका भी आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा होने के बाद तो आप ब्लड ग्रुप मैच करके अगर ज़रूरत है तो आप लगा देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उनको अगर एबॉर्शन होता है तो सेफ साइड भी हर हालत में हर एबॉर्शन के बाद इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पहले आप रूल आउट कीजिए, अपने टेस्ट कराइए और उसके बाद हमें बताइए कि क्या रिपोर्ट्स हैं, ताकि आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जा सके। चलिए, तो डायग्नोस कराना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मीनाक्षी, एक बार फिर से मीनाक्षी हमसे बात करेंगी, जिन्होंने गुड़गांव से हमें फ़ोन किया है। जी मीनाक्षी। मैम, मुझे थायराइड है और मैं थायरोनॉम 50 mg पिछले 4 साल से ले रही हूँ जी। और मैम इसको मतलब टैबलेट लेने से मेरा TSH 3.54 मतलब नॉर्मल आ रहा है जी। और जो FSH और वो जो जितने भी हैं सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन टैबलेट लेने से। लेकिन ये लॉन्ग लाइफ कब तक मैं ले सकती हूँ, या ये खत्म भी हो सकता है और कुछ इसकी मेडिसिन हैं जिससे मैं बिल्कुल सही हो सकती हूँ? एज कितनी है आपकी? मेरी 28 है मैम। 28 ईयर्स की हैं, थायराइड है इन्हें। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने उसमें ऐड ऑन करें और धीरे धीरे इसको बंद कर दें। आपको लेना है जीरका रिस्टम और साथ में पिप्लेयासमम, दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और एलोइस कंपाउंड 2 टैबलेट सुबह शाम, और साथ में कांचनार गुगलू 2 टैबलेट सुबह शाम। 3 महीने तक आप इसको लें और अपनी जो डोज है उसको हाफ कर दें। 3 महीने के बाद टेस्ट कराएं। अगर आपका फिर भी नॉर्मल रेंज में आता है तो अगले 3 महीने और ये मेडिसिन लें और अपनी वो जो हाफ डोज की थी आपने उसको स्टॉप करके देखें। अगर वो विद इन रेंज आता है तो 6-7 महीने ये दवा खाने के बाद कंप्लीटली आप सारी मेडिसिन बंद कर दें, क्योंकि अभी एज छोटी है, हो सकता है आपको अभी फैमिली भी प्लान करनी हो। तो बेहतर है कि थायराइड की दवाई खाए बगैर अगर आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है तो आप अच्छे से कंसीव भी कर सकती हैं और थायराइड का जेनेटिकली बच्चे में जाने का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। चलिए, अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। प्रेमलता हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी प्रेमलता। हेलो। हेलो जी प्रेमलता जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम। हाँ हाँ जी, क्या सवाल है आपका प्रेमलता? सवाल ये, मेरे यूट्रस में ट्यूमर था। जी। यूट्रस में ट्यूमर था। हाँ जी, वो वैसे ठीक हो गया है, लेकिन आगे से ना हो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कोई आयुर्वेदिक दवाई बताइए। वेरी नाइस की प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। एज क्या है? 42 ईयर्स। देखिए, ऐसा होता है कि छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स यूट्रस में हो जाते हैं और जनरली मेडिकेशन के साथ वो ठीक भी हो जाते हैं। तो आगे ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि 6 महीने के लिए आप खाएं कांचनार गुगलू 2 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और दशमूला रिष्टम और अशोका रिष्टम दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। और ये कांचनार गुगलू 6 महीने खा के आप बंद कर दें। और ये जो सिरप्स हैं आप कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक इनको लें और पीरियोडिकल अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर चेक कराती रहें ताकि ये पता चले कि किसी तरह की और ग्रोथ तो यूट्रस में नहीं हो रही है। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कराना। हर कम से कम 6 महीने से लेके 8 महीने के बीच में अल्ट्रासाउंड कराना। अगर वहाँ रिपोर्ट ठीक आती है तो सब ठीक रहे। चलिए, अभी विभा जी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और बात करेंगे और व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। कुछ विमेन को या लेडीज़ को कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से मना किया जाता है या उसका इस्तेमाल करने से एडवाइस नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर कोई लेडी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज है या फिर स्मोक करती है, उससे डायबिटीज़ है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक का खतरा रहता हो या फिर डायबिटीज़ भी हो। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी अगर जेनेटिक डिजीज़ पहले से है तो भी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर विभा के साथ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। हेलो, अजीजा हमसे बात करेंगी। हेलो। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरे को पेट की समस्या हो रही है। पेट एमसी पेट में क्या हो रहा है मेरे कि इस आने के बाद 5 रोज तो आने के बाद ठीक हो गई और फिर उसके दूसरे दिन ही बहुत ब्लीडिंग होने लगा और वो बंद नहीं हो रही है। मैंने अभी टेबलेट लेना शुरू की तो टेबलेट से
5 रोज की टेबलेट दी है, तो उससे अभी बंद है। और वो बंद करने के बाद मुझे ऐसा महसूस अंदर ही होता है कि क्या पता नहीं और वापस नहीं चालू हो जाए। एज क्या है आपकी? मेरी 31 है और मेरे 3 बच्चे हैं और ऑपरेशन हो चुका है मेरा। ओके, 3 बच्चे इनके। और अभी जो 31 गोली years आपने के खाई है उसका क्या नाम है? उसका सेंडोज करके नाम है। तो क्या करें अभी ये? देखिए, अभी आपको लेना है लोधरा आसवम और दशमूलारिष्टम और अशोकारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और स्टिप्लॉन टैबलेट लेनी है, 1 टैबलेट सुबह शाम 20 दिन के लिए। इसके बाद इसे सारी दवाइयों को स्टॉप कर दें, नेक्स्ट साइकिल चेक करें। अगर दोबारा साइकिल में भी इस तरीके की बात आती है कि पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते हैं या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो एक बार अल्ट्रासाउंड कराएं। वहाँ देखने की ज़रूरत है कि कहीं किसी तरह का इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, यानी कि स्वेलिंग तो नहीं है या कोई और ग्रोथ तो नहीं हो रही किसी तरह की। अगर अल्ट्रासाउंड ठीक आता है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट साइकिल में भी अगर डिस्टर्बेंस होती है तो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप इसे रिपीट कर सकती हैं। लेकिन अभी आप स्टिप्लॉन ज़रूर लें, हिमालय ड्रग्स की टैबलेट है, सुबह शाम 1 टैबलेट लेनी है, और लोधरा आसव, अशोकारिष्टम और दशमूलारिष्टम तीनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम लेना है। डॉक्टर विभा, वैसे जैसे कि मैंने अभी व्यूअर्स को बताया कि स्टडीज ऐसा कहती हैं कि जो लोग भी जेनेटिकल, जिनके भी घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो या डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, स्ट्रोक हो, तो उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, उन्हें हर तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से मना नहीं है, लेकिन अब हार्मोन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो क्योंकि बॉडी में डायबिटीज़ है या थायराइड है, ये सब हार्मोनल डिजीज़ हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर आप और एक्स्ट्रा हार्मोन्स बॉडी में लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है या तकलीफ आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप को कोई जेनेटिक तकलीफ यूट्राइन सिस्टम से लेके नहीं है, यानी कि फैमिली में यूट्रस का कैंसर किसी को नहीं हुआ है, या आपका अपना यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, तो आप इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस है, कॉपर-टी या मल्टीलोड, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अदरवाइज अगर आपके सारे ऑप्शंस बंद हैं और आप किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे में फिर मेल पार्टनर को अपना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए, ताकि बार बार अनवांटेड प्रेगनेंसी होना और उसको बार बार एबॉर्ट कराना या ओरल मेडिकेशन से एबॉर्शन करने की कोशिश करना और भी ज़्यादा नुकसानदायक बॉडी के लिए हो सकता है। और कई तो बार ऐसा भी केसेस में रिसर्चर्स प्रूव किया रिसर्चर्स ने कि अबाउट 85% लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का आजकल इस्तेमाल करती हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर इन द लॉन्ग रन उनका सेवन लगातार ना किया जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली। और किसी भी ब्रांड को आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं लें। सपोज आपने 1 साल किसी एक कॉन्ट्रासेप्टिव का ब्रांड आपने यूज़ किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको चेंज कर दें। वैसे पिल्स का इस्तेमाल बहुत लंबे टाइम तक डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, जबकि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, इनका इस्तेमाल आप 3 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, और फिर उस साइकिल को थोड़ा सा ब्रेक करके, यानी कि 1-2 महीने छोड़ के आप दोबारा उसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम आपका 10-12 साल इस तरह के डिवाइस से निकल जाता है। लेकिन पिल्स पे डिपेंड तभी होना चाहिए आपको जब आपको कुछ महीनों के लिए, 2, 4, 6 महीने के लिए अगर आपको कुछ प्रिकॉशन चाहिए, तब आप उनका इस्तेमाल कर लें। और वो भी अगर फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो भी उस प्लानिंग से पहले भी 2-3 महीने आप हर तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव जो इस्तेमाल है वो बंद करें, और उसके बाद फिर आप उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर और अलर्ट होकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और टाइम फ्रेम अगर छोटा है तो आप पिल्स का इस्तेमाल करें, टाइम फ्रेम आपको लंबा चाहिए तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम बात करेंगे एक कॉलर के साथ फोन लाइन पर। हेलो, मंजू हमारे साथ बात करेंगी अभी। जी मंजू। मैम, मेरी एज 47 है और मेरे को ओवेरियन सिस्ट है, ये एंडोमेट्रियोसिस। ओके। इसकी जो थी 8 cm थी, बाद में मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई तो 3 cm हो गई अभी, और CA-125 भी 17 पॉइंट समथिंग हो गया। लेकिन जो मेरी एंडोमेट्रियम लेयर है वो थोड़ी थिक हो गई है, उसके कारण मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। वो थिकनेस भी आपकी चली जाएगी। आपने दवाई क्या खाई है? मैंने खाया है शिला सिंदूर, काटनर, गुगलू, स्त्री, साइनवती, कैरवा पिस्टी, लाल पिस्टी। तो आयुर्वेदिक दवाओं को ही आप फॉलो करें। हाँ, लेकिन बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में भी, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत लंबा चौड़ा रखने की जरूरत नहीं होती है। आप अभी उस थिकनेस को कम करने के लिए आप लेना शुरू करें दशमूलरिष्टम और अशोकारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। योगराज गुगलू की 1 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट। अगर आपको साउथ इंडियन की मेडिसिन मिलती है तब 1 टैबलेट है, अदरवाइज अगर आप बैद्यनाथ या इस तरह का मेक लेते हैं तो 2
2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम इनकी डोज लेनी है, और कांचनार गुगलू इसके साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। परवाल पिष्टी जो है सिर्फ आपकी कैल्शियम लेवल को ठीक रखती है। अगर आपका कैल्शियम लेवल ठीक रेंज में है तो आप उसको स्टॉप कर सकती हैं, अदरवाइज आप उसको लेना शुरू करते हैं। बाकी किसी तरह की दवाई बहुत लंबे टाइम तक आपको लेने की जरूरत नहीं है। और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप 3 महीने लेंगी तो जो वो थिकनेस है एंडोमेट्रियस की वो भी कम हो जाएगी और ब्लीडिंग भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, तो दवाइयाँ लीजिए आयुर्वेदिक ही, लेकिन थोड़ा लिमिट में लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दी आपको डिजीज़ में आपकी या फिर आपकी प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। अभी बात करेंगे हम सोनिया के साथ फोन लाइन पर। जी सोनिया। हेलो सोनिया। सोनिया जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? लगता है सोनिया का संपर्क हमसे टूट गया। वैसे अभी वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स का या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लॉन्ग रन में इस्तेमाल किया जाने लगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ओबेज यानी ओवरवेट होने की समस्या हो जाती है, एंजाइटी की शिकार हो सकती हैं महिलाएं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, और इसी के साथ साथ कुछ एक कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी बॉडी में डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट्स की समस्या। अभी कुछ एक SMS के बारे में विभा जी बात करना चाहूँगी। सबसे पहले SMS हमारे पास आया है, ये जानना चाहते हैं कि नीज यानी घुटनों में स्वेलिंग और पेन के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवा ले सकती हैं? देखिए, वैसे तो आयुर्वेदिक दवाएं पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। कोई भी एक दवा सभी के लिए सूटेबल होगी ऐसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम वो दवाएं बताने की कोशिश करते हैं जो जनरली सबको सूट करती हैं और उनके तकलीफ जो है वो कम होती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस है होने की उम्मीद है मुझे कि वही होगा, तभी घुटनों में स्वेलिंग है, लेकिन इसके अलावा आर्थराइटिस भी हो सकता है, रोमेटिक डिजीज भी हो सकती है, तो इन्वेस्टिगेशंस भी जरूरी हैं। तो साथ में इनको लेना चाहिए अमृतारिष्टम और अशोकारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। इसके अलावा बाकी जो टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके साथ ज़रूर पेशेंट्स हमसे शेयर करें ताकि उनको स्पेसिफिक और मेडिसिन की अगर ज़रूरत है तो बताई जा सके। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है अरविंदर का दिल्ली से। ये जानना चाहती हैं इनकी मॉम को शुगर है, उनकी एज है 60 ईयर्स, साथ साथ UTI प्रॉब्लम भी है, तो कोई आयुर्वेदिक दवा बताएं। देखिए, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको जनरली यूटीआई की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और पानी इनको ज़्यादा पीना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि शुगर के पेशेंट्स इसलिए पानी नहीं पीते हैं कि उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। अल्टीमेटली उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और साथ में चंद्रप्रभा वटी उनको लेनी चाहिए 2 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और पुनर्नवादी कषायम और साथ में वर्णादि कषायम, दोनों में से 3-3 चम्मच ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले। सिर्फ इतना ही लें, मुझे लगता है 20-25 दिन में जो ये तकलीफ है इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट SMS हमारे पास है, इन्हें ब्लीडिंग होती है इन बिटवीन पीरियड्स, क्या कर सकती हैं? शालू हैं 37 ईयर्स की। देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक प्रैक्टिस नहीं है बीच में ब्लीडिंग होना। इसके लिए इनको ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। वहाँ पे कोई सिस्ट बन रही है या कोई फाइब्राइड बन रहा है या फिर कोई हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, क्या रीज़न है, ये चेक करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ मीनवाइल ये ले सकती हैं अशोकारिष्टम 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और टेस्ट अपना कराएं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो इसी को कंटिन्यू करें 3 से 4 महीने, और साथ में पारी पाक खाएँ 2 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट SMS हमारे पास है रेनू का, जो जानना चाहती हैं कोई थेरेपी अपर बैक में पेन होने के लिए और सर्वाइकल के लिए। देखिए, जब अपर बैक में पेन होता है तो डेफिनेटली वो सर्वाइकल की ही वजह से होता है। अपना पॉस्चर ठीक करना ज़रूरी है, और मसाज, करेक्टिव मसाज जिसको हम बोलते हैं, कि स्पाइन को ना छेड़ते हुए दोनों साइड्स में उसको करेक्शन दी जाती है ताकि जो स्वेलिंग है उसके ऊपर या कोई गैप आ गया है तो वो ठीक हो जाए। पर सारने आदि कषायम 3 चम्मच थोड़ा सा दूध मिला के सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लें, और ऐसे ही डिनर से पहले लें, और अश्वगंधारिष्टम 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। इसके साथ इनको लेना चाहिए केशोर गुगलू 2 टैबलेट सुबह शाम, तो इनकी काफ़ी हद तक जो ये प्रॉब्लम है इसमें राहत मिलेगी। लेकिन नारायण तेलम से, कर्पूर आदि से और सहचर आदि, इन तेलों को मिक्स करके ल्यूक वार्म करके उनसे या तो मसाज कराना या कॉटन पैड उसको डिप करके उस एरिए पे लगाना, स्पाइन के एरिए पे, तो इनको राहत रहेगी। नेक्स्ट SMS हमारे पास है, इन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन ये SMS बहुत ही कॉमन है। बहुत सारी महिलाएं जानना चाहती होंगी इसके बारे में कि प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद पेट को कंट्रोल करने के लिए, टमी बाहर ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए कुछ खास नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप 40 डेज़ के बाद सैर करनी शुरू करें और अपने जो योगासन्स हैं, बेसिकली पद्मासन लगा के स्ट्रेट बैठना और उसके बाद पश्चिमोत्तानासन यानी कि पैरों को सीधे करके, हाथों को स्ट्रेट करके, पैरों के अंगूठों को पकड़ना और भुजंगासन करना। सिर्फ ये 3 ऐसे आसन हैं जो ग्रेजुअली हेल्दी वे में मसल्स की टोनिंग भी करेंगे और पेट अंदर भी जाएगा। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। वो जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होती है उतना ज़्यादा शट डाउन होता है जो ओवरवेट होता है, लेकिन बेसिकली पेट को ठीक करने के लिए सिर्फ यही 3 योगासन हैं। और बहुत मुझे उसका प्रैक्टिकल फ़ायदा तो नहीं दिखा है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि बेल्ट लगा के रखने से भी जो पेट का बाहर की तरफ वो निकला होना है उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इन्हें ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, लंग्स फेफड़ों में इनके दिक्कत रहती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहता है। इन्हें क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए? और इन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि ज़्यादा लिक्विड नहीं पी पाते हैं, लिक्विड यानी पानी का सेवन नहीं। वैसे ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो सांस की नली है उसमें ऐंठन आ जाती है, उस वजह से पूरा सांस अंदर नहीं जा पाता, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़े पूरा एक्सपैंड नहीं करते और बॉडी में भी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इस वजह से फटीक रहते हैं और सांस खींच के लेना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये ऐसी दवाइयाँ लें जो इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ी सी ताकत और इम्यूनिटी दें। इनको लेना चाहिए अगस्त्य रसायनम 2 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 5-6 महीने कम से कम। और साथ में वासारिष्टम और कनकासव दोनों मिक्स करें। वासारिष्टम 5 चम्मच लें, कनकासव 2 चम्मच लें ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। और जिस टाइम सांस चढ़ा हुआ हो, जिस टाइम अटैक का टाइम हो, उस टाइम ये दशमूल रसायन भी 2 चम्मच दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। उससे सांस ठीक से आएगा, ऐंठन कम होगी और जो नली है सांस की वो थोड़ी सी रिलैक्स होगी। चलिए विभा जी, आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कितना सही है कितना नहीं, इसके बारे में बात की हमने, आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।